पिछली क्लास में हमने 9.2 के 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज की इस क्लास में 9.2 को कंप्लीट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में कोई बिंदु P स्थित है। अब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, तो APB आकृति का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल, इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल का योग इस समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, इस बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो AB के समांतर हो। अब यहाँ पर ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है समांतर, तो AD समांतर BC, AD भुजा किसके समांतर है, BC भुजा की, तो AD का टुकड़ा BC भुजा के टुकड़े के समांतर होगा। AE के टुकड़े की बात करें, AD के टुकड़े की बात करें, AE, AD का टुकड़ा ले रहे हैं AE और BC का टुकड़ा ले रहे हैं BF, ये दोनों भी परस्पर समांतर होंगे। इसी प्रकार AD का टुकड़ा ले रहे हैं ED, ED और BC का टुकड़ा ले रहे हैं CF, ये दोनों भी परस्पर समांतर होंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने रेखा खींची P से होकर जाने वाली वो AB के समांतर है, तो ये जो रेखा हमने EF खींची है वो किसके समांतर है, AB के समांतर है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABFE की बात करें तो इस चतुर्भुज में AB समांतर E, AB समांतर क्या है EF, और AE समांतर BF, AE समांतर BF, तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज ABFE ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABFE में सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म समांतर है, प्रत्येक युग्म समांतर है। अतः ABFE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब हम बात करें इस समांतर चतुर्भुज ABFE और त्रिभुज ABP की, इन दोनों आकृतियों की बात करें तो समांतर चतुर्भुज ABFE व त्रिभुज APV, इन दोनों आकृतियों की बात करें तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी। उस प्रमेय में हमने क्या देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है यदि वे दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ये दोनों आकृति कौन सी, एक तो समांतर चतुर्भुज ABFE और त्रिभुज APB, ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो इसके लिए हमने 3 नियम देखने हैं। तो पहले नियम में हमें क्या देखना है, पहले नियम में ये देखना है कि क्या इन दोनों आकृतियों में कोई भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं। तो इन दोनों आकृतियों में AB भुजा रही है उभयनिष्ठ, इसका मतलब इन दोनों आकृतियों का एक ही आधार है। तो पहले नियम की पालना कर रहे हैं। अब देखना दूसरा नियम, दूसरे नियम में हमें यह देखना है कि दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, और इसमें हमें 2 बातें चेक करनी है। पहली बात तो ये देखनी है कि पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो, और दूसरी बात ये देखनी है कि दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष उन समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो यहाँ पर आकृति
पी बी की बात करें तो ये वाली आकृति देखो कौन सी समांतर रेखाओं के मध्य, ए बी और ई एफ, और इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य ये समांतर चतुर्भुज है। तो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, अर्थात पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित है, और दोनों आकृतियों के देखो शीर्ष इन समांतर रेखाओं पे आ रहे हैं। इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में देखो ए बी शीर्ष तो यहाँ पर आ रहा है इस समांतर रेखा पर, ई और एफ शीर्ष इस समांतर रेखा पर आ रहे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के दो शीर्ष तो इस समांतर रेखा पर आ रहे हैं, एक शीर्ष इस समांतर रेखा पर आ रहा है। तो दूसरे नियम की भी ये पालना करें। अब है तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो भुजा उन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर ए बी भुजा उभयनिष्ठ है और ए बी देखो समांतर रेखा कौन कौन सी है, ए बी और ई एफ, इनमें से कौन सी पर आ रही है, ए बी पर आ रही है। तो तीसरे नियम की भी ये पालना करिए। तो तीनों नियमों की पालना करिए, इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई और त्रिभुज ए पी बी ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी एफ ई और त्रिभुज ए पी बी एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, अतः एरिया ऑफ एपीबी बराबर एरिया ऑफ ए बी एफ ई बटा 2। अब हम बात करें इस आकृति की ई एफ सी डी की। तो ई डी समांतर है एफ सी के, ई डी समांतर है एफ सी, और सी एफ ये जो ई एफ है वो किसके समांतर है, ए बी के। ई एफ किसके समांतर है, ए बी के, और ए बी किसके समांतर है, सी डी के। तो सी डी बचा किसके समांतर है, ए बी के। तो कोई भी दो रेखाखंड या रेखा एक ही रेखा के समांतर हो, यहाँ पर दो रेखाखंड कौन से, सी डी और ई एफ, ये दोनों एक ही रेखाखंड ए बी के समांतर है। तो ये दोनों रेखाखंड भी परस्पर समांतर होंगे, अर्थात सी डी समांतर ई एफ। सी डी समांतर किसके होगा, ई एफ के। तो सी डी ई एफ के समांतर हो गया, और ई डी एफ सी के समांतर है। तो इसमें भी देखो इस चतुर्भुज ई एफ सी डी इसमें भी सम्मुख भुजा के प्रत्येक युग्म समांतर है। इसका मतलब ई एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम बात करें इस समांतर चतुर्भुज और इस त्रिभुज की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, कब, जब दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो फिर से इन तीन नियमों को चेक करना है हमें। पहले नियम में क्या देखना है कि दोनों में भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं। तो यहाँ पर भुजा उभयनिष्ठ आ रही है सी डी, पहले नियम की पालना। आगे वाले नियम में क्या देखना है कि पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो, और प्रत्येक शीर्ष उन दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी की बात करें तो ये समांतर चतुर्भुज ई एफ और सी डी के मध्य स्थित है, और ये त्रिभुज भी इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, और इन दोनों आकृतियों के शीर्ष भी कहाँ पर स्थित है, देखो इन समांतर रेखाओं पर स्थित है। तो ये दूसरे नियम की भी पालना कर रही है। तीसरे नियम में क्या देखना है, तीसरे नियम में ये देखना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा उन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर समांतर रेखा कौन कौन सी है, ई एफ और सी डी, और शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, सी डी। तो ये एक समांतर रेखा पर आ रही है। तो तीसरे नियम की भी ये पालना कर रही है। तो तीनों नियमों की ये पालना कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर चतुर्भुज और ये त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर इसी प्रकार एरिया ऑफ सीपीडी, एरिया ऑफ सीपीडी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी बटा 2।
इसको तो समीकरण नाम देंगे 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो क्या आएगा, बायां पक्ष में और दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ CPD बराबर एरिया ऑफ ABFE बटा 2 प्लस एरिया ऑफ EFCD बटा 2। यहाँ पर 1/2 का आ जाएगा उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर 1/2 को तो ले लेंगे उभयनिष्ठ। अब देखो एरिया ऑफ ABFE ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात करें, प्लस एरिया ऑफ EFCD इसका क्षेत्रफल, ये दोनों मिलकर देखो कौन सा क्षेत्रफल बना रहे हैं, इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह लिख देंगे एरिया ऑफ ABCD। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ CPD बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD, और यही मैं पहले भाग में सिद्ध करना है। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। अब आगे वाले भाग में मैं क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, एरिया ऑफ APD, तो APD कौन सा है, APD ये वाला क्षेत्र, प्लस एरिया ऑफ PBC ये वाला क्षेत्र, ये बराबर होना चाहिए किसके, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये वाली आकृति प्लस ये वाली आकृति, इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल का योग इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो इस आगे वाले भाग को सिद्ध करने के लिए क्या करना है, इस बिंदु P से होकर एक रेखाखंड खींचना है जो AD के समांतर हो। तो हमने एक रेखाखंड EF खींच लिया जो बिंदु P से होकर गुजर है और AD के समांतर है। तो यहाँ पर ये जो रेखाखंड हमने EF खींचा है वो समांतर है AD के, और AB समांतर है CD, AB भुजा समांतर है CD, क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस AB का टुकड़ा इस CD के टुकड़े के समांतर होगा। तो AB के टुकड़े AE की बात करें, AE और CD का टुकड़ा लें DF, तो AE समांतर होगा DF। इसी प्रकार AB का टुकड़ा लें EB और CD का टुकड़ा लें FC, ये दोनों भी परस्पर समांतर होंगे। अब हम बात करें आकृति AEFD की, तो इसमें AD समांतर FC है, ये तो हमने समांतर रेखा खींची है, और AE किसके समांतर है, DF के, AE किसके समांतर है, DF के। तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर है, इसका मतलब है AEFD एक समांतर चतुर्भुज है। अब आगे वाली आकृति EBCF की हम बात करें, तो इस आकृति में देखो EB समांतर है FC के, EB समांतर किसके हैं, FC के, और यहाँ पर जो AD भुजा के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची है, रेखाखंड खींचा है FE, और AD भुजा किसके समांतर है, BC के, AD किसके समांतर है, BC के। तो जब दो रेखाखंड एक ही रेखाखंड के समांतर हो, यहाँ पर दो रेखाखंड FE और BC एक ही रेखाखंड AD के समांतर है, तो ये दोनों रेखाखंड परस्पर समांतर होंगे। तो EF समांतर BC, EF समांतर किसके हो गया, BC के, और EB किसके समांतर है, FC के। तो इस चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर है, इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज EBCF एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज AEFD और त्रिभुज
पी डी की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा यदि ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। सेम यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज ई बी सी एफ है और त्रिभुज बी पी सी, ये दोनों भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। अब ये वाली बात यहाँ पर लिखते हैं। तो पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ एपीडी बराबर एरिया ऑफ एपीडी बराबर एरिया ऑफ एईएफडी एईएफडी बटा 2। यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार और एरिया ऑफ बीपीसी बराबर एरिया ऑफ ईबीसीएफ बटा 2। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 का योग करने पर समीकरण 3 प्लस समीकरण नंबर 4, तो इन दोनों का योग करेंगे तो बायां पक्ष में और दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ बीपीसी बराबर इन दोनों का योग करेंगे तो इन दोनों में 1/2 तो आ रहा है उभयनिष्ठ, और एरिया ऑफ एईएफडी ये वाला क्षेत्र प्लस ईबीसीएफ का क्षेत्रफल ईबीसीएफ ये वाला क्षेत्र, तो ये दोनों क्षेत्रफल मिलकर देखो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बना रहे हैं। तो इन दोनों के योग की जगह यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ एबीसीडी अब हम बात करें एक तो इस समीकरण की और एक इस समीकरण की। इसको यहाँ पर समीकरण ए लिख देंगे और इसको समीकरण बी लिख देंगे। तो समीकरण ए और बी की बात करें तो इन दोनों में देखो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी होगा बराबर। तो समीकरण ए व बी से क्या होगा, इन दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी होगा बराबर। तो एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ सीपीडी बराबर एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ बीपीसी। ये इसके दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना था। एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ बीपीसी बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी। तो यह है इसका दूसरा भाग, यहाँ पर लगा देंगे यह दूसरा भाग यहाँ से, और ये है इसका पहला भाग। अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है कि PQRS और ABRS ये दो समांतर चतुर्भुज हैं और समांतर चतुर्भुज ABRS की भुजा BR पर कोई बिंदु अक्ष स्थित है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABRS, इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है। दूसरी बात, एरिया ऑफ AXS ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज PQRS का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर PQRS समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है समांतर, तो PQ समांतर होगी SR। अब PQ भुजा को आगे की ओर बढ़ाया गया है तो ये जो PB भुजा है वो भी किसके समांतर होगी, SR के। PB भुजा समांतर होगी SR के, क्यों, क्योंकि इस PB भुजा को इस तरफ आगे की ओर बढ़ाया गया तो PB समांतर होगी SR। अब हम बात करें इन दोनों समांतर चतुर्भुज PQRS, एक तो समांतर चतुर्भुज PQ समांतर चतुर्भुज PQRS व ABRS।
ए बी आर एस की, इन दोनों समांतर चतुर्भुजों की बात करें तो दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा यदि वे दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो वही तीन नियम हमें देखने कि क्या ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। अगर स्थित है तो इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होगा बराबर। तो पहला नियम है कि दोनों में भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो एस आर दोनों में भुजा रही है उभयनिष्ठ, तो इन दोनों का आधार एक ही है। पहले नियम की पालना हो रही है। अब हम बात करें दूसरी नियम की, तो दूसरी नियम में हमें दो बातें देखनी है। पहली बात कि जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। और दूसरी बात में ये देखना है कि दोनों आकृतियों के शीर्ष, प्रत्येक शीर्ष उन दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो आकृति या समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की बात करें, पी क्यू आर एस ये पी बी समांतर एस आर इन दोनों के मध्य, और दूसरी आकृति या जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है ए बी एस आर ये भी इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित है। अब यहाँ पर इन दोनों के शीर्षों की बात करें तो यहाँ पर पी बी समांतर है एस आर के, तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस इसके चारों शीर्ष इन्हीं समांतर रेखाओं के ऊपर स्थित है। और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस इसके भी सारे या प्रत्येक शीर्ष इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो दूसरे नियम की भी पालना हो रही है। तीसरे नियम में क्या देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो उन समांतर रेखाओं में से किसी एक पर स्थित हो। तो यहाँ पर कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है एस आर, और एस आर देखो कौन सी भुजा पर है इन्हीं समांतर में से किसी एक रेखा पर स्थित है। तो तीसरे नियम की भी पालना हो रही है। इसका मतलब ये जो दोनों समांतर चतुर्भुज है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इस कारण इनका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बराबर। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी आर एस के। इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होगा बराबर। तो पहले भाग में तो ये सिद्ध करना है हमें। दूसरे भाग में क्या दे रखा है एरिया ऑफ ए एक्स एस इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस इसके क्षेत्रफल का आधा दिखाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, ये तो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, और त्रिभुज ए एक्स एस इन दोनों की बात करें तो लिखेंगे एक बार समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस व त्रिभुज ए एक्स एस इन दोनों की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा यदि वे दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो इसके लिए भी वही तीन नियम हमें वापस चेक करने। तो पहला नियम दोनों में भुजा उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पर दोनों में भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। एक तो किस चतुर्भुज की बात करें ए बी आर एस की, इस वाले समांतर चतुर्भुज की बात करें, और एक है ये त्रिभुज, तो दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। इसका मतलब पहले नियम की तो ये पालना कर रहे हैं। तो अब देखना है हमें दूसरा नियम, और दूसरे नियम में भी दो बातें देखनी है। दो बातें कौन सी कि पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। तो यहाँ पर पहली आकृति ए बी आर एस की बात करें, ये समांतर रेखा ए एस और बी आर इन दोनों के मध्य स्थित है, और ये जो त्रिभुज है ए एक्स एस ये भी ए एस और बी आर इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। साथ में इन दोनों आकृतियों के जो शीर्ष हैं वो इन्हीं समांतर रेखाओं पर
आ रहे हैं। इसका मतलब ये दूसरे नियम की भी पालना कर रहे हैं। तीसरे नियम में हमें ये देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो उन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर भुजा है उभयनिष्ठ AS है और वो इन्हीं समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर ये आ रही है। इसका मतलब ये तीसरे नियम की भी पालना कर रहे हैं। तो तीनों नियमों की पालना कर रहे हैं। इसका मतलब त्रिभुज AXS और समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो एरिया ऑफ AXS बराबर एरिया ऑफ ABRS और एरिया ऑफ ABRS किसके बराबर है? एरिया ऑफ ABRS बराबर है एरिया ऑफ PQRS के। तो इसको तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABRS की जगह यहाँ से हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ PQRS। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ AXS बराबर एरिया ऑफ PQRS और ये हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना है। यहाँ पर जो हमने गलती की वो गलती क्या की है कि यहाँ पर जो ये त्रिभुज AXS है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा आधा। तो यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ पर भी आएगा 1/2 और ये हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत है। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। एक किसान है जिसके पास PQRS समांतर चतुर्भुज जैसा खेत है और उसकी भुजा RS पर कोई बिंदु A लिया, इस A को P और Q से मिला दिया। आगे दे रखा है कि इन भागों के आकार क्या है। तो ये 3 भागों में विभाजित हो गया और तीनों देखो त्रिभुज बन रहे हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, तो वह ऐसा कैसे करे? तो किसान इस खेत में गेहूं और दाल बोना चाहता है, गेहूं और दाल। तो आधे भाग में तो गेहूं बोएगा और आधे भाग में दाल, और दोनों को अलग अलग बोना चाहता है, एक जगह नहीं बोना चाहता है। तो हमें यह दिखाना है कि कौन से भाग में गेहूं बोए और कौन से भाग में दाल। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज PQRS की बात करें तो PQRS समांतर चतुर्भुज है तो समभुज समांतर, तो PQ समांतर होगी SR की। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज PQRS और त्रिभुज PAQ की। त्रिभुज PAQ, इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कब? जब दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो यहाँ पर ये देखने के लिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं, तो वही 3 नियम हमें देखने। पहला नियम, क्या दोनों में भुजा उभयनिष्ठ आ रही है? तो दोनों में देखो PQ भुजा रही है उभयनिष्ठ, इसका मतलब इन दोनों का आधार एक ही है। दूसरा नियम, और दूसरे नियम में भी हमें 2 बातें देखनी है। पहली बात, जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो और दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष समांतर रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज PQRS की बात करें, यह समांतर चतुर्भुज PQ समांतर SR के मध्य स्थित है। इसी प्रकार ये जो त्रिभुज PQA है, त्रिभुज PQ, ये भी इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है और इन दोनों आकृतियों की प्रत्येक शीर्ष देखो इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब दूसरे नियम की भी पालना हो रही है। तीसरे नियम में क्या देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर PQ उभयनिष्ठ है और PQ एक यहाँ पर समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर तीनों नियमों की पालना हो रही है। इसका मतलब ये दोनों आकृति कौन सी? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज PQRS व त्रिभुज PAQ एक ही आधार
एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, तो एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बटा 2। तो अब यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो 3 आकृतियों के द्वारा बना हुआ है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ पी क्यू ए प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यहाँ पर एरिया ऑफ पी क्यू ए कितना है, ये रहा पी क्यू ए, इसकी जगह लिख देंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बटा 2। तो एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए बराबर, यहाँ पर क्या आएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बटा 2, इसका पक्षांतरण कर देंगे इस तरफ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस इसकी जगह यहाँ पर आएगा क्या एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बटा 2, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ आएगा ये माइनस का, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बटा 2। अब इसको यहाँ पर हल कर लेंगे, तो एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बटा 2। अब यहाँ पर ये जो किसान है वो इस समांतर चतुर्भुज के आकार का जो खेत है, इस खेत के आधे भाग में तो गेहूं बोना चाहता है, आधे भाग में बोना चाहता है दाल। तो इस समांतर चतुर्भुज का आधा भाग तो ये ले रहा है त्रिभुज 2, तो इस आधे भाग में या तो गेहूं बोदेगा तो शेष इन दोनों भागों में बोदेगा दाल, या इस भाग में यदि दाल बोदेगा तो इन दोनों भागों में बोदेगा गेहूं। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे पी क्यू ए में त्रिभुज पी क्यू ए में दाल बोएगा और त्रिभुज पी एस ए और त्रिभुज पी एस ए व त्रिभुज क्यू आर ए में गेहूं बोएगा। यह इसका विपरीत में क्या हो जाएगा, इस भाग में गेहूं बो देगा तो इन दोनों भागों में क्या बो देगा फिर दाल बोएगा।